नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RK ITI इलेक्ट्रिकल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर कोर्स लेकर चल रहे हैं, ITI इलेक्ट्रिकल टेट का कोर्स लेकर चल रहे हैं, जो UPPCL UPRBNL जो TG2 की वैकेंसी आती है उनके लिए बड़ा लाभदायक होने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसफार्मर का। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार का होता है, कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हमने पिछली वीडियो में जाना था। तो फ्रेंड जिसने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा वो पहले हमारा पिछला वीडियो देख लें, तभी ये आज का वीडियो आपके समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो असली मंजिल को पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल को पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन सा टॉपिक अपना आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक आज का ट्रांसफार्मर का जो होता है विद्युत वाहक बल समीकरण होती है उसके बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण, विद्युत वाहक बल समीकरण उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड ये क्या होता है, इसमें जो विद्युत वाहक बल समीकरण होती है वो ट्रांसफार्मर के तीन प्रकार यानी तीन कारकों पर निर्भर करती है। जो एक विद्युत वाहक बल समीकरण होती है यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए जो समीकरण दी जाती है वही क्या कहलाती है, हमारी विद्युत वाहक बल समीकरण कहलाती है। और ये ट्रांसफार्मर के तीन कारकों पर निर्भर करती है। ये चुंबकीय फ्लक्स, पहले तो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करती है, नंबर 2 बात करें तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, और जो टर्नों की संख्या होती है ये उन पर निर्भर करती है, टर्न की संख्या पर निर्भर करती है। अगर हम इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको ई मैकेनिकल फ्लक्स आवृत्ति इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलेंगे हम यहाँ पर टर्न की संख्या एन को बोलेंगे, ये इस पर निर्भर करती है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, अगर हम लिखें इसको तो इस तरीके से लिखेंगे 4 फाई एफ इंटू एन। क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है इसमें प्रत्येक साइकिल में यानी प्रत्येक चक्र में क्या होता है, प्रत्येक चक्र में चुंबकीय फ्लक्स जो होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, 4 बार शून्य होगा, 4 बार शून्य तथा अधिकतम होगा, 4 बार शून्य तथा अधिकतम होगा। इसलिए क्या लिखेंगे इसको 4 फाई एन इंटू एफ इंटू एन लिखेंगे। अब देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये जो ERMS बराबर होता है हमारा, ERMS बराबर होता है एवरेज वोल्टेज गुणा फॉर्म फैक्टर होता है। क्या होता है अपना, एवरेज गुणा फॉर्म फैक्टर होता है, यहाँ पर देखिए हमारा एवरेज यानी कि वोल्टेज है क्या कितना है हमारा, वो 4 फाई एफ इंटू एन गुणा, और हमारा फॉर्म फैक्टर का मान जो होता है वो कितना होता है, 1.11 होता है, 1.11 होता है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा यहाँ पर, E बराबर 4 पॉइंट यानी कि इसकी हम इधर गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, ये 4.4 फाई एम इंटू एफ इंटू एन, ये हमारा जो निकल के आया ये विद्युत वाहक बल समीकरण निकल करके आती है। तो जो हमारी ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक समीकरण होती है वो तीन कारकों पर निर्भर करती है, अपनी चुंबकीय फ्लक्स पर करती है, फ्रीक्वेंसी एफ पर निर्भर करती है, और जो टर्नों की संख्या होती है एन उस पर निर्भर करती है। तो हमने देखा कि ये किस तरीके से निकल करके आती है। तो हमारा ई बराबर आता है 4.44 फाई एम इंटू एफ इंटू एन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से जो ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक समीकरण है वो कौन सी है, तो ये कौन सी होती है अपनी, ये निकल करके आई है 4.44 फाई एम इंटू एफ इंटू एन। अब देखिए देख लेते हैं आगे क्या होता है, यहाँ पर उसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए जो E बराबर है
अगर हम प्राइमरी वोल्टेज का अगर प्राइमरी बाइंडिंग में निकालेंगे, प्राइमरी बाइंडिंग में निकालते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग, तो क्या होगा, ईपी, प्राइमरी बाइंडिंग वोल्टेज निकालेंगे तो ईपी प्राइमरी वोल्टेज बराबर क्या होगा हमारा 4.45 एम इंटू एफ इंटू एन पी, यानी कि प्राइमरी टर्नों की संख्या। ऐसे ही अगर सेकेंडरी में निकालते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग की अगर बात करें यहाँ पर, तो क्या होगा भाई, ई एस क्या होगा, सेकेंडरी वोल्टेज बराबर क्या होगा 4.45 एम इंटू एफ एन पी। अब देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ से निकल करके आएगा हमारा ट्रांसफॉर्मर रेशो निकल करके आएगा, ट्रांसफॉर्मर रेशो निकल करके आएगा, कैसे आएगा देखिए, तो क्या होगा हमारा ई एस अपॉन ई पी बराबर क्या हो जाएगा 4.4 एम इंटू एफ इंटू एन एस। यहाँ क्या होगा हमारा 4.445 एम इंटू एफ इंटू एन पी। तो देखिए हमारा ये इससे कट गया यहाँ पर, तो ई एस अपॉन ई पी बराबर क्या निकल गया हमारा एन एस अपॉन एन पी निकल करके आ गया। इसके बराबर क्या होता है यहाँ पर होता है के, क्यों होता है, क्योंकि एन एस अपॉन एम पी का अनुपात क्या कहलाता है, यानी सेकेंडरी टर्न्स और जो प्राइमरी टर्न्स का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसफॉर्मर रेशो कहलाता है। इसका प्रतीक क्या है, के है यहाँ पर, इसका प्रतीक क्या है यहाँ पर, के है, और इसका जो मात्रक जो कोई नहीं होता है। ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर रेशो का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है जो ट्रांसफॉर्मर रेशो होता है उसका मात्रक कोई नहीं होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, के होता है। और सेकेंडरी टर्न्स तथा प्राइमरी टर्न्स के अनुपात को क्या कहेंगे हम यहाँ पर, अपन बोलेंगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर रेशो बोलेंगे। तो ये हमारा निकल करके आता है। अब देखिए विद्युत शक्ति की बात करें, विद्युत शक्ति की बात करें यहाँ पर, तो विद्युत शक्ति क्या होगी, जो प्राइमरी सेकेंडरी की अपेक्षा क्या होगी, प्राइमरी में ज़्यादा होगी। तो देखिए ये हो गया, ये होगा हमारा यहाँ पर पी एस बराबर पी इंटू पी, यानी सेकेंडरी विद्युत शक्ति और प्राइमरी शक्ति। तो देखिए पी बराबर क्या होता है हमारा यहाँ पर बी आई होता है। तो इसी की तरह इसी तरीके से लिख सकते हैं हम इसको आई एस इंटू लिखेंगे इसको हम ई एस बराबर लिखेंगे हम इसको आई पी इंटू क्या लिखेंगे इसको ई पी। तो ई एस बटे क्या हो जाएगा हमारा ई पी हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा आई पी बटे क्या हो जाएगा आई एस। और इसके बराबर क्या था हमारा यहाँ पर एन एस अपॉन एन पी था, क्या था एन एस अपॉन क्या था हमारा एन पी था। ये हमारा निकल गया। और ये क्या होता है, ये एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए होता है यहाँ पर, ये एक आदर्श। और आदर्श ट्रांसफार्मर का जो दक्षता कितनी होती है वो हमारी 100% होती है। तो जो कोई भी ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता 100% नहीं हो सकती, इसलिए उसको हम आदर्श नहीं मान सकते। आदर्श मानना क्या है, काल्पनिक है। इसलिए ये जो फॉर्मूला हमारा यूज किया जाता है ये आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं कि सवाल किस तरीके से बनता है, किस तरीके से सवाल किया जाता है। तो देखिए मैं एक सवाल लिख लेता हूँ यहाँ पर किस तरीके से होता है, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण निकाली, क्या निकल करके आई ई बराबर 4.44 क्या निकल के आया हमारा 5m इंटू एफ इंटू एन निकल करके आया। हमने प्राइमरी वोल्टेज देखा हमने कितने निकल कर आया, प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज देखा, और ट्रांसफार्मर रेशो देखा हमने कितना निकल करके आया हमारा। और विद्युत शक्ति की बात करें तो अपना वो क्या निकल करके आता है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक सवाल लिख लेता हूँ, क्या सवाल है हमारा, एक 444 kVA 11,220 वोल्ट ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्न की संख्या कितनी है हमारी यहाँ पर 25 है। कितनी है 25 है। तो यहाँ में क्या निकालना है हमारा प्राइमरी, क्या निकालना है भाई, यहाँ पर हमें प्राइमरी टर्न की संख्या निकालनी है। प्राइमरी टर्न की संख्या
और हमें यहाँ पर निकालना है तथा प्राइमरी तथा सेकेंडरी बाइंडिंग की विद्युत धारा की गणना करनी है, की विद्युत धारा की गणना करनी है, विद्युत धारा की गणना करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये दे रखा है एक सवाल 44 kVA 11220 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर है, यानी कि वो 11000 को 220 में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसकी सेकेंडरी टर्न जो 25 दे रखा है हमें, तो हमें प्राइमरी टर्न्स की संख्या तथा प्राइमरी तथा सेकेंडरी बाइंडिंग की विद्युत धारा की गणना भी करनी है। तो फ्रेंड देखेंगे हमारे पास में किस किस का मान दे रखा है यहाँ पर। तो हमारे पास जो मान दे रखा है वो देखिए इधर का, यानी कि हमें क्या दे रखा है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग का मान दे रखा है। तो ईपी बराबर कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, कितना दे रखा है 11000 दे रखा है, 11000 वोल्ट दे रखा है। ईएस की बात करें यहाँ पर तो कितना दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। और सेकेंडरी बाइंडिंग यानी सेकेंडरी टर्न की संख्या दे रखी है 25, तो यानी कि एनएस बराबर कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, कितना रखा है 25। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है, हमने भी देखा था ईपी अपॉन ट्रांसफार्मर रेशो का जो होता है ईपी अपॉन ईएस बराबर क्या होता है एनएस, इसको इस तरीके लिखो ईएस अपॉन ईपी एनएस अपॉन एनपी, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ईएस का मान कितना हमारे यहाँ पर 220 है, 220। ईपी का मान कितना है यहाँ पर 11000 है, बराबर एनएस का मान हमारे पास में कितना 25 है, और एनपी का मान हमें निकालना है, यानी प्राइमरी टर्न की संख्या में निकालनी है। तो कितना हो जाएगा हमारा 25 गुणा कितना हो जाएगा 11000, और नीचे कितना आएगा आपका 220 आएगा, बराबर एनपी यानी प्राइमरी टर्न की संख्या। यहाँ पर एक जीरो से जीरो कट गया, 11 दूनी 22, और यहाँ पर होगा आपका 50 हो जाएगा, और 25 पंजे 125। तो आपके जो निकल करके आएगी प्राइमरी टर्नों की संख्या निकल आएगी 1250 निकल करके आ जाएगी। तो ये तो आपकी आ गई प्राइमरी टर्न की संख्या निकल करके आ गई। हमने क्या हमने देखा थी भी ट्रांसफार्मर रेशो निकल करके आया था हमारा ईएस अपॉन ईपी बराबर एनएस अपॉन एनपी निकल करके आया था, हमने देखा था अभी। तो ईएस का मान हमारा 220 दिया, ईपी का मान यानी कि प्राइमरी बाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई। तो सेकेंडरी वोल्टेज का मान कितना दिया है यहाँ पर, जो हमने रख दिया यहाँ पर 220, और इसका मान यहाँ पर ये दिया है। अब देख लेते हैं हमारे प्राइमरी टर्न की संख्या तो यानी कि जो निकल करके आ गई। अब देख लेते हैं प्राइमरी तो सेकेंडरी बाइंडिंग की विद्युत धारा की गणना कैसे होती है, वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए आप एक बात जान लेंगे यहाँ पे क्या होता है कि केबीए बराबर होता है हमारा आई और हमारा होता है यहाँ पर पी, यानी कि प्राइमरी विद्युत धारा तथा गुणा होता है हमारा यहाँ पर ईपी होता है। अब देखिए केबीए दे रखा है यहाँ पर कितना 44, कितना दे रखा है 44। केबीए को हम चेंज करेंगे वोल्टेज में तो कितना हो जाएगा 1000 बराबर आईपी गुणा ईपी का मान कितना निकल कर आया था हमारा, ईपी का मान कितना है 11000 है, यहाँ पर कितना है 11000 है। तो देखिए 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कट के 11 से इसको काटेंगे कितना आ गया 4 आ गया। तो ये किसका मान निकल कर आएगा हमारा प्राइमरी जो प्राइमरी बाइंडिंग है उसकी विद्युत धारा की प्राइमरी विद्युत धारा निकल करके आ गई है। अभी देखिए हमारे पास में फॉर्मूला था ई एस अपॉन ईपी बराबर क्या था आईपी अपॉन आई एस, ये हमारा निकल करके अभी आया था। तो देखिए हमें आईपी का मान है हमारे पास में, ईएस का मान है, ईपी का मान है, कितने मान है, कौन कौन से मान है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ईएस का मान देखते हैं तो कितना हमारे पास में 220 है, कितना है 220 है। ईपी का मान देख लेते हैं यहाँ पर कितना है 11000 है, यहाँ पर देख लेते हैं 11000 बराबर आपका देखिए ईपी का मान निकल कर कितना आया आपका 4 आया। अभी ये IS का मान हमें निकालना है। तो देखिए ये कट गया आपका 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ पर 100 बचा, इसको काटेंगे कितना आ गया 50 और 5 चौक 20, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 220 निकल करके आ जाता, 220 एम्पियर। 220 एम्पियर जो सेकेंडरी विद्युत धारा निकल करके आई है वो कितनी आई हमारी 220 एम्पियर निकल करके आई है। और जो प्राइमरी की बात करें तो कितनी आई हमारी 4 एम्पियर निकल करके आई है। और हमने प्राइमरी टर्न्स की बात करी थी 1250 हमारे टर्न्स निकल करके आए थे। तो फ्रेंड्स हमने जाना कि इसमें जो विद्युत भागफल समीकरण होती है वो कैसे होती है। ट्रांसफार्मर रेशियो की बात करें तो कैसे होता है, आप अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पर कैसे
कि जो हमारे सेकेंडरी टर्न्स होते हैं तथा जो प्राइमरी टर्न्स होते हैं उनके अनुपात को क्या कहेंगे हम, ट्रांसफॉर्मर रेशो कहेंगे। उसका मात्रक क्या होता है, के होता है, और इसका कोई जो प्रतीक होता है के होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो हमने एक सवाल किया इसी के ऊपर, तो देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है यहाँ पर। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि ये इस तरीके से सवाल दे दिया जाए तो आप इसका मान बताइए। आपको टर्न की समय एक टर्न की संख्या दे देगा और एक की आपसे पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।